गांव के चौपाल पर दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था और धरती की दरारें बढ़ती जा रही थीं। हवा में धूल और उदासी घुली हुई थी। रामलाल मुखिया अपनी खाट पर बैठे गहरी चिंता में डूबे थे। उनके पास मोहन, सुरेश, पंडित दीनदयाल और जालिम सिंह भी बैठे थे। रामलाल एक गहरी सांस लेते हुए, और कितना सहेगी हमारी धरती। फागुन बीता, चैत बीता, अब जेठ भी आधा निकल गया और बादलों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। खेत सूख गए हैं, कुएं तालाब खाली हो चले हैं, पशु पक्षी सब बेहाल हैं। मुखिया जी, इस बार तो पिछली सारी सूखा मारी को भी पीछे छोड़ दिया है। मेरी मूंगफली की फसल, जिसे मैंने इतनी मेहनत से बोया था, अब बस मिट्टी का ढेर बनती जा रही है। अगर 2-4 दिन में बारिश न हुई तो सब खत्म हो जाएगा। बेटा मोहन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक गर्मी और सूखा नहीं देखा। मेरे दादाजी बताते थे कि एक बार ऐसा ही अकाल पड़ा था, तब गांव के आधे लोग भूख और प्यास से मर गए थे। प्रभु की माया अपरंपार है, पर इस बार तो वो भी रूठे हुए लगते हैं। पंडित दीनदयाल आंखें बंद करके कुछ सोचते हुए, यह प्रकृति का प्रकोप है रामलाल जी। हमने कहीं न कहीं कोई बड़ी भूल की है। जब जब मानव ने प्रकृति का अनादर किया है, तब तब उसे इसका दंड भुगतना पड़ा है। हमें जल्द से जल्द कोई बड़ा अनुष्ठान करना होगा। इंद्र देवता को प्रसन्न किए बिना ये संकट टलने वाला नहीं। जालिम सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ, पंडित जी, अनुष्ठान से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा तभी आएगा जब फसल होगी या फिर जब लोग मुझसे कर्ज लेंगे। अब ऐसे में कर्ज लेने वालों की लाइन लगी है। ब्याज तो देना ही पड़ेगा। आखिर मैं कोई धर्मशाला थोड़ी चला रहा हूँ। रामलाल जालिम सिंह की बात सुनकर गुस्सा होते हुए, जालिम सिंह, यह समय अपनी दुकान चमकाने का नहीं है। यह समय है एक दूसरे का साथ देने का। अगर गांव ही नहीं बचेगा तो तुम किससे ब्याज वसूलोगे? जालिम सिंह, मैं तो बस सच्चाई बता रहा था मुखिया जी। भावनाएं कितनी भी सच्ची हों, पेट तो सिर्फ धन से भरता है। मोहन हताश होकर, मैं क्या करूं? मेरी बीवी राधा और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अब शहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। सुरेश, नहीं बेटा मोहन, हिम्मत मत हारो। हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है कि मुश्किल वक्त में सब्र और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। शाम ढल चुकी थी। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए इकट्ठी हुई थीं। कुएं का पानी भी बहुत नीचे जा चुका था और बाल्टी डालने पर बस थोड़ी सी कीचड़ ही ऊपर आ रही थी। सीता देवी, राधा और कमला भी वहां थीं। सीता देवी पानी की एक बूंद भी न निकलने पर निराश होकर, हे भगवान, अब क्या होगा? घर में पीने तक का पानी नहीं बचा। बच्चों को कैसे समझाऊं? राधा अपनी खाली बाल्टी देखते हुए, आज सुबह मोहन भी बहुत परेशान था। कह रहा था कि अगर बारिश न हुई तो उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कमला, जो हाल ही में शहर से लौटी थी, बहनों, मैं शहर में रही हूँ। वहां मैंने देखा है कि लोग ऐसी आपदाओं से कैसे निपटते हैं। सिर्फ भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। सीता देवी आश्चर्य से, तुम क्या कह रही हो कमला? हम औरतें भला क्या कर सकती हैं? कमला, हम कर सकती हैं। मैंने सुना है कि जब गांव में सूखा पड़ता है तो औरतें मिलकर इंद्र पूजा करती हैं और गांव की सभी बेटियां और बहुएं मिलकर तालाब की सफाई करती हैं। शहर में भी जब पानी की कमी होती है तो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तरीके अपनाते हैं। राधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या होता है? कमला, बारिश का पानी इकट्ठा करने का तरीका। शहरों में लोग अपनी छतों पर पाइप लगाते हैं और उस पानी को एक बड़े टैंक में जमा करते हैं। ये पानी बाद में पीने या सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सीता देवी सोचते हुए, यह बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो बारिश ही नहीं है। अगर बारिश आती तो इकट्ठा करने की बात होती। कमला, मेरी बात सुनो। जब मैं शहर से आ रही थी तो मैंने रास्ते में मौसम विभाग के दफ्तर से एक अखबार खरीदा था। उसमें लिखा है कि अगले 2-3 दिनों में हल्की बारिश की संभावना है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक अनुमान हो, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। राधा कुछ उत्साहित होकर, तो क्या हमें इंद्र पूजा करनी चाहिए और तालाब की सफाई भी? कमला, हाँ, पंडित जी से बात करनी चाहिए। और तालाब तो हमारे गांव की जीवन रेखा है। अगर वो साफ रहेगा तो जब भी बारिश आएगी पानी रुकेगा। और हमें अपने पुरुषों को भी समझाना होगा कि सिर्फ हताश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। ये बात सुनकर सीता देवी और राधा के चेहरों पर थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। वे कमला की बात से सहमत हो गईं और तय किया कि वे गांव की सभी महिलाओं को इस योजना के बारे में बताएंगी। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर फिर से भीड़ लगी थी। इस बार रामलाल मुखिया के साथ गांव के सभी पुरुष और स्त्रियां भी थीं। कमला ने सभी के सामने अपनी योजना रखी। कमला, जैसा कि मैंने कल शाम को बताया था, हमें सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी तरफ से भी प्रयास करने होंगे।
मैंने पंडित जी से बात की है और वे इंद्र पूजा के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ पूजा से कुछ नहीं होगा, हमें अपने तालाब को भी साफ करना होगा। यह हमारा सामूहिक दायित्व है। मोहन कमला की बात सुनकर, कमला बहन तुम्हारी बात में दम है। हम सभी सिर्फ सूखे को कोसते रहे, लेकिन किसी ने कुछ करने की नहीं सोची। मैं तैयार हूँ तालाब की सफाई में हाथ बटाने के लिए। सुरेश, हाँ बेटा, मोहन सही कह रहा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब गांव एकजुट होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन मेरी लाठी मेरा साथ देगी। मैं भी तालाब की ओर चलूंगा। यह सब नाटक है। तालाब की सफाई से बारिश नहीं आती और पूजा पाठ में पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा। अरे जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ नहीं हो सकता। रामलाल गुस्से से, जालिम सिंह, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हौसला तो मत तोड़ो। यह हमारे गांव के अस्तित्व का सवाल है। अगर तुम्हें पैसों की इतनी चिंता है तो ये सोचो कि अगर गांव नहीं बचेगा तो तुम्हारा पैसा भी किसी काम का नहीं आएगा। पंडित दीनदयाल, जालिम सिंह, तुम्हारा मन मैला हो गया है। धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपना कर्म करते हैं तभी भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना होगा। तालाब की सफाई करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। पंडित जी की बात सुनकर जालिम सिंह चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि गांव के लोग पंडित जी की बहुत इज्जत करते हैं। पुरुषों ने फावड़े और टोकरियां उठाई और तालाब की ओर चल पड़े। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने एक साथ मिलकर भजन गाना शुरू किया और इंद्रदेव से प्रार्थना करने लगीं। गांव के बच्चे, जिनमें गीता भी शामिल थी, उत्साह से दौड़ते हुए तालाब की ओर जा रहे थे। तालाब पर पहुंचकर सबने देखा कि वो पूरा सूखा हुआ था और उसमें काई, कचरा और पत्थर भरे हुए थे। मोहन और अन्य युवा पुरुषों ने सबसे पहले कीचड़ निकालना शुरू किया। सुरेश जैसे बुजुर्ग भी अपनी लाठी के सहारे थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। महिलाएं दूर बैठकर भजन गाती रहीं और बच्चों को पानी पिलाती रहीं। मोहन पसीना पोंछते हुए, हे भगवान, यह काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हिम्मत मत हारो स्वामी, देखो सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं। इस बार जरूर बारिश आएगी। कमला ने सुरेश और अन्य बुजुर्गों से बात की और उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझाया। उन्होंने सुझाव दिया कि जब बारिश आए तो वे अपनी छतों से पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे गड्ढे या टैंक बना सकते हैं। ये देखकर जालिम सिंह भी कुछ देर बाद तालाब पर आया। उसने देखा कि गांव के सभी लोग, बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष, सब मिलकर काम कर रहे थे। सामूहिक भावना और उत्साह ने उसे भी प्रभावित किया। जालिम सिंह, मैंने गलत सोचा था। एकता में वाकई बहुत शक्ति होती है। वो भी एक फावड़ा उठाकर कीचड़ निकालने में लग गया। ये देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हुए। 2 दिन और बीत गए। तालाब की सफाई लगभग पूरी हो चुकी थी। हालांकि अभी भी बारिश का कोई संकेत नहीं था। गांव के लोगों में थोड़ी निराशा फिर से घर करने लगी थी। उसी शाम अचानक से आसमान में काले बादल घिरने शुरू हुए। धीरे धीरे हवा तेज हुई और ठंडी बूंदें गिरनी शुरू हुई। पहले 1 बूंद, फिर 2 और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। गीता नाचने लगी। गीता खुशी से कूदते हुए, बारिश बारिश, देखो दादी, बारिश आ गई। सुरेश आंखों में आंसू लिए, हाँ बेटा, आ गई। बरसों बाद ऐसी बारिश देख रहा हूँ। ये हमारे सामूहिक प्रयासों का फल है। रामलाल आसमान की ओर देखते हुए, हे इंद्रदेव, आपने हमारी सुन ली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सीता देवी हाथ जोड़कर, प्रभु की लीला अपरंपार है। इस बार तो ऐसा लगा था कि गांव खत्म ही हो जाएगा। मोहन और राधा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उनकी सूखी फसलें अब फिर से जीवन प्राप्त कर सकती थीं। मोहन, राधा, हमारी मूंगफली अब नहीं सूखेगी। हमें गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ेगा। राधा, हाँ स्वामी, यह सब भगवान की कृपा और गांव वालों की मेहनत का फल है। पंडित दीनदयाल ने मंदिर में घंटी बजाना शुरू कर दिया। जालिम सिंह भी मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, आज मुझे पैसों से ज्यादा खुशी मिली है। इस गांव का भविष्य सुरक्षित है तो मेरा पैसा भी सुरक्षित है। बारिश कई घंटों तक होती रही। तालाब पानी से भर गया। खेतों की प्यास बुझ गई। पेड़ पौधे हरे भरे दिखने लगे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। अगली सुबह आसमान साफ था। धूप खिल चुकी थी, लेकिन अब उसमें वो जलन नहीं थी जो पिछले कई दिनों से थी। धरती अब शांत और शीतल थी। गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। उनके चेहरों पर एक नई आशा और उत्साह था। रामलाल मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए, मोहन, अब से हमें सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रहना है। हमें कमला की बात याद रखनी होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण के तरीके अपनाने होंगे। हर घर में पानी बचाने का उपाय करना होगा। मोहन, हाँ मुखिया जी, मैंने सोच लिया है।
अब मैं अपने खेत में भी छोटे छोटे गड्ढे बनाऊंगा ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन में जा सके, और गांव के सभी कुओं को भी साफ करवाएंगे। यह गांव अब और भी मजबूत होगा। हमने एक साथ मिलकर सूखे का सामना किया और जीत हासिल की। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है। कमला सभी को देखते हुए, यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह विश्वास की बारिश थी, यह एकता की बारिश थी। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। पंडित दीनदयाल। और ये प्रकृति का आशीर्वाद भी है। हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, तभी वो हमारा साथ देगी। जालिम सिंह भी चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसके मन में अब लालच की जगह कुछ और ही भावनाएं थीं। उसने सोचा कि अब वो गांव वालों की मदद करेगा, भले ही उसमें उसे तुरंत कोई लाभ न दिखे। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव किशनपुर में प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर गांव था, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी और सूरज की किरणें खेतों में सोना बिखेरती थीं। इस गांव की पहचान वहां के मेहनती किसान थे, जो अपनी जमीन से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपनी जान से। इन्हीं किसानों में से एक थे रामदीन, एक बुजुर्ग, अनुभवी और बेहद कर्मठ किसान, जिनके माथे पर मेहनत की रेखाएं साफ दिखती थीं। रामदीन की उम्र करीब 60 वर्ष थी, लेकिन उनका जोश किसी युवा से कम नहीं था। उनकी पत्नी सीता देवी एक शांत स्वभाव की मृदुभाषी महिला थीं, जो हर कदम पर रामदीन का साथ देती थीं। उनके 2 बच्चे थे, रमेश जो 30 वर्ष का था और अपने पिता की तरह खेती किसानी में दिलचस्पी रखता था, और पूजा 25 वर्ष की, जिसने शहर में पढ़ाई की थी और अब गांव में कुछ नया करना चाहती थी। गांव में रामदीन के एक पड़ोसी भी थे, श्यामाचरण, जो रामदीन से उम्र में थोड़े छोटे थे लेकिन स्वभाव से बहुत अलग। श्यामाचरण अक्सर किस्मत और सरकार को कोसते रहते थे। उनका मानना था कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सब किस्मत का खेल है। उनके बेटे सुरेश अपने पिता के विचारों से काफी प्रभावित थे और गांव के युवाओं के साथ आवारागर्दी करते थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर अपनी लालिमा बिखेर रही थीं, रामदीन अपने खेत की ओर जा रहे थे। उनके कंधे पर हल और हाथों में बीज की टोकरी थी। उनकी चाल में दृढ़ता थी। रामदीन स्वयं से बुदबुदाते हुए, हाँ, ये वही जमीन है जिसने हमारी कई पीढ़ियों को पाला है। इस जमीन की हर कण में हमारे पूर्वजों का पसीना मिला हुआ है। इसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? इस बार अच्छी फसल होगी, जरूर होगी। तभी उन्हें रमेश मिला, जो उनके पीछे पीछे आ रहा था। रमेश, बाबूजी, इतनी सुबह सुबह? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला। रामदीन मुस्कुराते हुए, बेटा, किसान के लिए भला क्या सुबह और क्या शाम, जब खेत पुकारते हैं तो जाना पड़ता है। वैसे भी इस बार मानसून अच्छा होने की उम्मीद है। मुझे इस बार मक्के की फसल लगानी है। रमेश, बाबूजी, आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। बाजार में दाम नहीं मिलते, या फिर कभी सूखा तो कभी बाढ़। कब तक ऐसे चलेगा? रामदीन गंभीर होकर, रमेश, ये बात मैं मानता हूँ कि खेती में जोखिम बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। अगर हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या? ये सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, ये पूरे देश का पेट भरता है। हमें धैर्य रखना होगा और परिस्थितियों से सीखना होगा। हर कठिनाई एक नया रास्ता सिखाती है। पिछली बार पानी की कमी से दिक्कत हुई थी, इसलिए इस बार मैं सूखे में भी कम पानी चाहने वाली किस्में लगा रहा हूँ। हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए और अपनी तकनीकों को बेहतर बनाना चाहिए। थोड़ी दूर पर श्यामाचरण और उनका बेटा सुरेश बैठे थे, जो अपनी गायों को चरा रहे थे। उन्होंने रामदीन और रमेश की बातें सुनी। श्यामाचरण व्यंग्य कसते हुए, देखो सुरेश, फिर वही उपदेश। ये रामदीन कभी नहीं सुधरेगा। इतनी मेहनत करता है, लेकिन रहता वहीं का वहीं है। कितनी बार तो इसकी फसल मारी गई है। मैं तो कहता हूँ, जितनी किस्मत में है उतना ही मिलेगा। फालतू में अपनी जान खपाने से क्या फायदा? सुरेश, हाँ बाबूजी, आप सही कहते हैं। मुझे भी लगता है कि खेती में कुछ नहीं रखा। शहर चलते हैं, कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी। कम से कम रोजगार की तो गारंटी रहेगी। श्यामाचरण, बिल्कुल बेटा, यही सही रास्ता है। इस कीचड़ में हाथ पैर गंदे करने से कुछ नहीं होगा। रामदीन ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानते थे कि कुछ लोगों को बदलना असंभव है। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया और अपने काम में लग गए। कुछ दिनों बाद पूजा शहर से गांव वापस आई। उसने कृषि में स्नातक की डिग्री हासिल की थी और उसके मन में गांव के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। पूजा, बाबूजी, माँ, रमेश भैया, मैंने सोचा है कि गांव में हम कुछ नया कर सकते हैं। सीता देवी, हाँ बेटी, बता, क्या सोच रही है? पूजा, मैंने शहर में देखा है कि लोग जैविक उत्पादों को कितना पसंद करते हैं। गांव में हमारे पास शुद्ध मिट्टी और पानी है। क्यों न हम रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके पूरी तरह से जैविक खेती करें?
इससे हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और हमें अपने उत्पादों का अच्छा दाम भी मिलेगा। रमेश सोचते हुए, जैविक खेती? लेकिन दीदी, इसमें तो बहुत समय लगेगा और शुरुआती पैदावार भी कम हो सकती है। फिर बाजार में कहाँ बेचेंगे? भाई हाँ, ये सच है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इसके दीर्घकालिक फायदे बहुत हैं। हम शुरुआत छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। बाजार की चिंता मत करो, मैंने शहर में कुछ ऐसे लोग और संगठन देखे हैं जो जैविक उत्पादों को सीधे किसानों से खरीदते हैं। हम अपनी खुद की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, जैसे किशनपुर की शुद्ध उपज। रामदीन गंभीरता से, बेटी, तेरी बात में दम है। मैंने भी सुना है कि जैविक खेती का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसमें जोखिम है और हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बाबूजी, जोखिम तो हर काम में है, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई की है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम शुरू में एक छोटे से हिस्से में जैविक खेती आजमा सकते हैं। रामदीन ने अपनी बेटी की आंखों में चमक देखी और उन्हें उसकी बात में विश्वास दिखा। रामदीन, ठीक है बेटी, हम तेरी बात मानेंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इसमें धैर्य और बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। मैं तैयार हूँ बाबूजी, बस आप मेरा साथ दीजिए। सुरेश भी वहीं था। श्यामाचरण हंसते हुए, और सुनो, रामदीन की बेटी शहर से लौट आई है और अब उन्हें जैविक खेती सिखाएगी। जैविक? अरे, पहले जो पैदा हो रहा है उसे ही ठीक से बेच लें। ये सब बस दिखावा है। सुरेश, सही कह रहे हो बाबूजी, मुझे भी नहीं लगता कि ये सब सफल होगा। ये सब बस किताबों की बातें हैं, जमीन पर कुछ और ही होता है। रामदीन के परिवार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी नई यात्रा शुरू कर दी थी। रामदीन और रमेश पूजा की सलाह पर जैविक खाद बनाना सीख रहे थे और पूजा शहर में अपने संपर्कों से बाजार की जानकारी जुटा रही थी। सीता देवी भी घर के काम के साथ साथ पौधों की देखभाल में मदद कर रही थी। जैविक खेती की शुरुआत आसान नहीं थी। पहले साल रासायनिक खादों की कमी के कारण फसल की पैदावार कम हुई। कीटों ने भी कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाया। गांव के कुछ लोग, जिनमें श्यामाचरण सबसे आगे थे, रामदीन का मजाक उड़ाने लगे। श्यामाचरण गांव वालों के बीच, देखो, मैंने कहा था न, ये सब बस बातें हैं। रामदीन ने अपनी अच्छी खासी फसल बर्बाद कर दी। अब क्या खाएगा और क्या खिलाएगा? रमेश हताश होकर, बाबूजी, लोग हम पर हंस रहे हैं। पैदावार भी कम हुई है। क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? रामदीन शांत रहते हुए, रमेश बेटे, हर नई चीज में शुरुआती मुश्किलें आती हैं। क्या तूने कभी देखा है कि एक बड़ा पेड़ एक ही दिन में बन जाता है? नहीं, उसे भी सालों लगते हैं अपनी जड़ें मजबूत करने में। ये हमारी जमीन को फिर से स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। हमें सब्र रखना होगा। मुझे पूजा पर पूरा भरोसा है और अपनी मिट्टी पर भी। हम हार नहीं मानेंगे। पूजा, बिल्कुल बाबूजी, मैंने बाजार में कुछ व्यापारियों से बात की है। वे हमारी जैविक सब्जियों और अनाज को ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं है। हाँ, पैदावार कम है, लेकिन प्रति किलो दाम ज्यादा है। हमें अभी बस अपनी गुणवत्ता बनाए रखनी है और धीरे धीरे पैदावार बढ़ानी है। धीरे धीरे मिट्टी में सुधार होना शुरू हो गया। केंचुए और अन्य सूक्ष्म जीव फिर से सक्रिय होने लगे। दूसरे साल परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हुईं। उन्होंने जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना सीखा, जो नीम और अन्य प्राकृतिक चीजों से बनते थे। उन्होंने फसल चक्र का भी पालन किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रही। इस बीच शहर से कुछ लोग गांव का दौरा करने आए। वे ऐसे लोग थे जो जैविक खेती को बढ़ावा देते थे और किसानों को सही दाम दिलाने में मदद करते थे। उन्होंने रामदीन के खेतों का निरीक्षण किया और उनकी लगन देखकर प्रभावित हुए। एक अधिकारी रामदीन से, रामदीन जी, आपकी मेहनत और धैर्य सराहनीय है। आपने जिस तरह से जैविक खेती को अपनाया है वो प्रेरणादायक है। हम आपकी उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे आपको बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। श्यामाचरण और सुरेश को अब अपनी गलतफहमी का एहसास होने लगा था। तीसरे साल रामदीन के खेतों से जैविक उत्पादों की बम्पर पैदावार हुई। उनकी सब्जियां और अनाज शुद्ध और स्वादिष्ट थे और उनकी मांग शहर में बहुत ज्यादा थी। उन्हें अपनी उपज का बहुत अच्छा दाम मिलने लगा। रामदीन खुशी से रमेश और पूजा को गले लगाते हुए, आज मेरी मेहनत सफल हुई बेटा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। पूजा, तेरी दूरदर्शिता और रमेश, तेरे धैर्य ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। रमेश, बाबूजी, ये सब आपकी प्रेरणा और पूजा दीदी के ज्ञान के बिना संभव नहीं था। आपने हमें कभी हार न मानना सिखाया। हाँ बाबूजी, और अब गांव के दूसरे किसान भी जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे किशनपुर की जीत है। श्यामाचरण और सुरेश, जो अब तक रामदीन का मजाक उड़ाते थे, उनके पास आए। श्यामाचरण शर्मिंदा होकर, रामदीन भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी मेहनत का कभी सम्मान नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हें कोसता रहा, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी लगन ने आज गांव को एक नई दिशा दिखाई है।
हाँ अंकल जी, हमें भी अब समझ आ गया है कि मेहनत और नई सोच कितनी जरूरी है। क्या आप हमें भी जैविक खेती के बारे में सिखा सकते हैं? रामदीन प्यार से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल श्यामाचरण भाई, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं। हम सब एक ही गांव के हैं। आओ, मैं तुम्हें जैविक खाद बनाने से लेकर बाजार तक पहुंचने तक की सारी जानकारी दूंगा। ये सिर्फ मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये तो पूरे गांव की समृद्धि का रास्ता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो किशनपुर एक आदर्श गांव बन सकता है। रामदीन के नेतृत्व में किशनपुर के कई किसानों ने जैविक खेती को अपनाया। पूजा ने उनके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए और उन्हें बाजार से जोड़ा। गांव में एक सहकारिता समिति का गठन किया गया जो किसानों को एक साथ उपज बेचने और बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद करती थी। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। शहर के लोग अब किशनपुर के शुद्ध उत्पाद खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। एक दिन जब रामदीन अपने खेत में काम कर रहे थे, सूरज ढल रहा था। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। रामदीन अपने आप से, यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी आत्मा है। जितना हम इसे देते हैं, ये हमें उससे कहीं ज्यादा लौटाती है। बस जरूरत है तो सिर्फ सच्ची लगन और नई सोच की। किसी ने ठीक ही कहा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।